हेलो फ्रेंड्स, क्रॉनिकल आईएएस में आपका स्वागत है। मैं प्रियांशु। यूपी पीसीएस के मॉक टेस्ट पेपर्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं। एथिक्स के टेस्ट 3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया है। अब सेक्शन बी की डिस्कशन हम लोग आगे इस वीडियो में करेंगे। तो सेक्शन बी में हम जानते हैं कि 12 मार्कर क्वेश्चन होते हैं जो आपको 200 वर्ड्स में अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन आपका, वाई इज फैक्ट चेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन as important as easy access to information in public domain? Fact checking of information as important as easy access, किसकी बात कर रहा है? easy access की बात कर रहा है। easy access to information in public domain। एग्जामिन, आपको इसे एग्जामिन करना है। हिंदी में पढ़ें। सूचना की तथ्य जांच, फैक्ट चेकिंग, सार्वजनिक डोमेन में सूचना तक आसान पहुंच के समान ही महत्वपूर्ण है। परीक्षण कीजिए। हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन एक लोकतंत्र में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। इंफॉर्मेशन न केवल लोगों की आजीविका के लिए आवश्यक है, लोगों के डिसीजन मेकिंग के लिए आवश्यक है, बल्कि सिविल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज और लोकतंत्र के लिए भी इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि सूचना की तथ्य जांच, फैक्ट चेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सूचना तक आसान पहुंच। परीक्षण करना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आपको फैक्ट चेकिंग का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज फैक्ट चेकिंग? अगर हम उत्तर के प्रारूप की बात करें, सो वी हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड वी हैव टू आंसर इन 200 वर्ड्स। इट इज अ 12 मार्क्स क्वेश्चन। 12 अंकों का ये उत्तर है, प्रश्न है। व्हाट इज फैक्ट चेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन? सो द एम्फेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन फैक्ट चेकिंग। किस पर क्वेश्चन का एम्फेसिस है? फैक्ट चेकिंग पर। दूसरी तरफ किस पर एम्फेसिस है? इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन पर। तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए इंट्रोडक्शन में? हम इंफॉर्मेशन से शुरू कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के महत्व को जताते हुए अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या बात करेंगे? इंट्रोडक्शन में वी कैन हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन। इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन, सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना के महत्व को दर्शाते हुए हम अपनी बात को शुरू कर सकते हैं, या फिर हम फैक्ट चेकिंग के साथ भी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फैक्ट चेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सो यू कैन डिफाइन फैक्ट चेकिंग ऑल्सो। तथ्य जांच, सूचना की तथ्य जांच क्या होती है? वी नो डैट फैक्ट चेकिंग इज ए प्रोसेस। फैक्ट चेकिंग क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें कि हम किसी भी रिपोर्ट या स्टेटमेंट के जो तथ्य हैं, उसमें जो बातें बताई गई हैं, उसमें जो फैक्ट दिए गए हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं, उसकी हम एक्यूरेसी को जांचते हैं, उसकी हम लेजिटिमेसी को जांचते हैं, वैधानिकता को जांचते हैं, उसकी तथ्यात्मक सटीकता को जानते हैं, सही है या गलत है जो बताया जा रहा है, जो बोला जा रहा है किसी भी वक्तव्य में, किसी भी कथन में, वो कितना सही है, कितना गलत है। फैक्ट चेकिंग आजकल खासकर सोशल मीडिया के डिजिटल जमाने में हम न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स द्वारा जो न्यूज़ रिपोर्ट्स जारी किए जाते हैं उस संदर्भ में बात करते हैं। सरकारों, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन दी जाती है उसकी हम तथ्य जांच की बात करते हैं। या फिर जैसे कंपनीज हैं, इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स हैं, तो उनके द्वारा जो भी जानकारी पब्लिक डोमेन में रखी जाती है उसके वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसे ही हम फैक्ट चेकिंग बोलते हैं। सो वी कैन डिफाइन फैक्ट चेकिंग इन द इंफॉर्मेशन एज ए प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स। तथ्यों के वेरिफिकेशन करना, इस प्रक्रिया को हम फैक्ट चेकिंग कहते हैं। किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी लिखित आर्टिकल में या ऑनलाइन कोई जानकारी है, उसकी तथ्यात्मक जांच करना ही फैक्ट चेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि व्हाई इज फैक्ट चेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एज इंपॉर्टेंट एज इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन। तो अब हम आ जाएंगे आंसर की मेन बॉडी पर, है ना। इसका हम सब हेडिंग एक बना लेंगे, फैक्ट चेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट चेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एज इंपॉर्टेंट एज, फैक्ट चेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एज इंपॉर्टेंट एज its easy access, as important as easy access to information, easy access to information।
ये हमारा हो जाएगा सब हेडिंग। ओके, और ये ध्यान रखना है कि जो डायरेक्टिव वर्ड है इसमें वो है एग्जामिन। हमें एग्जामिन करना है, परीक्षण करना है, यानी कि उसकी गहराई में जाकर उसकी हमें जांच करनी है कि ये चीज कितना सही है ना, उसका परीक्षण करना है। सो नाउ सी दैट वी हैव टू थिंग्स, वन इज फैक्ट चेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट चेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। एंड द अनदर थिंग इज, जो दूसरी बात है वो है इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्जामिन कीजिए कि क्या ये दोनों जरूरतें बराबर हैं, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक। अब हम बात करते हैं इजी एक्सेस से। तो सूचना, पब्लिक डोमेन में सूचना तक पहुंच आसान होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसका क्या महत्व है? इसका क्या महत्व है? इसका महत्व इसलिए है कि लोगों को सरकार के पहल के बारे में, जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, मेजर्स हैं, उसके बारे में उनको जानकारी मिलेगी, तो वो उसका लाभ ले पाएंगे। और उससे पहले ही जो प्लानिंग प्रोसेस होती है किसी भी स्कीम को लेकर, किसी भी योजना या पहल को लेकर, उसमें वो भागीदार बन सकेंगे, पार्टिसिपेंट बन सकेंगे। सो टू रियलाइज एन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, अ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल इन पब्लिक डोमेन। पहली बात तो ये हो गई। किस चीज के लिए? तो इंक्लूजन के लिए। आपको यहाँ पर भी एथिक्स के पेपर में ध्यान देना है कि जो एथिकल टर्म्स हैं उसका आंसर में इस्तेमाल करना है। इंक्लूजन की बात हो गई, पार्टिसिपेशन की बात हो गई, इजी एक्सेस होगा तो फिर पार्टिसिपेशन भी लोगों का बढ़ेगा। तीसरी चीज क्या है कि जो बेनिफिट है, द बेनिफिट ऑफ the actions and initiatives by the government will reach out to maximum number of people यदि easy access to information लोगों के पास है। अच्छा, easy access to information से पारदर्शिता भी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है, पारदर्शिता बढ़ती है, जवाबदेहिता बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ओके, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। और इन सब के कारण करप्शन कहीं ना कहीं कम होता है। इसीलिए जो आपने देखा होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया था, आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट को पास करने के पीछे ऑब्जेक्टिव ही यही था कि इंफॉर्मेशन की आसान पहुंच लोगों को हो जाए, और लोकतंत्र में लोगों के पास जब जानकारी होती है तो लोग अपने लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों का ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। एज वी नो, वी नीड एन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, वी नीड अ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। हमें साथ ही साथ पारदर्शिता, जवाबदेहिता, इन सभी चीजों की आवश्यकता है, और एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना हो सके। इसीलिए इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। लेकिन फैक्ट चेकिंग क्या इतना ही महत्वपूर्ण है? चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। सो फैक्ट चेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या होता है? अब इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हो लेकिन सूचना में त्रुटि हो, देयर इज सम एरर और देयर इज मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन, डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हेन देयर इज propaganda in the name of information. So these things are very, in fact, lethal or fatal for democracy. या लोकतंत्र के लिए या फिर पब्लिक सर्विस के लिए काफी ज्यादा घातक है। अब सूचना ही अगर लोगों को गलत मिले तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग होगी, ओपिनियन फॉर्मेशन होगा, वो ही गलत होगा। सबसे पहली तो बात यह है कि रॉन्ग ओपिनियन फॉर्मेशन होगा। रॉन्ग ओपिनियन फॉर्मेशन, अगर पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन गलत है, जो उपलब्ध सूचना है वो गलत है, तो उससे ओपिनियन फॉर्मेशन रॉन्ग ही होगी। इसीलिए जो डिसीजन मेकिंग है वो भी गलत होगी, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। अब रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होगी तो उससे लोकतंत्र को और समाज को क्षति पहुंचेगी। सो द बेसिक थिंग इज दैट फैक्ट चेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल सो दैट देयर इज प्रॉपर ओपिनियन फॉर्मेशन, देयर इज एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, और उसके ऊपर आधारित जो भी लोगों का ओपिनियन फॉर्म होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, और उसके साथ ये डिसीजन मेकिंग को मजबूत बनाएगा। तो फैक्ट चेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? फॉर स्ट्रेंथनिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, स्ट्रेंथनिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और हम जानते हैं कि डिसीजन मेकिंग का मजबूत होना लोकतंत्र में कितना जरूरी है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि एट टाइम्स
लोगों को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए भी गलत सूचनाएं पब्लिक डोमेन में दी जाती हैं। तो फैक्ट चेकिंग के द्वारा उस चीज की जांच करना आवश्यक हो जाता है। लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भी, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द राइट्स ऑफ पीपल, particularly the vulnerable sections, फैक्ट चेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल। जानकारी सही है या गलत है पब्लिक डोमेन में, इसीलिए आवश्यक है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या हो गई? द सेकेंड थिंग इज दैट फैक्ट चेकिंग इज इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी फॉर द पीपल इन ऑर्डर टू दे आर मिड मोर दे मोर बेनिफिट फ्रॉम द प्रोसेसेस, they benefit from the governance process, they benefit from the governance process। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि फैक्ट चेकिंग से आप अगर बात करें कि पब्लिक डोमेन में जानकारी की फैक्ट चेकिंग या तथ्य जांच क्यों आवश्यक है, तो फैक्ट चेकिंग में आपको इंफॉर्मेशन के सोर्स के भी विषय में बात होती है कि जानकारी का स्रोत क्या है, जानकारी का स्रोत क्या है। सो इफ यू टॉक अबाउट द सोर्स देन नॉर्मली यू आर टॉकिंग अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप उस सूचना की वैधानिकता की बात करते हैं। हम किसी भी पब्लिक डोमेन में जानकारी के वैधानिकता को कैसे परीक्षण करते हैं? उसके सोर्स को, अगर उसका सोर्स ऑफिशियल है तो हम मानते हैं कि जानकारी सही होगी। ठीक है, सो टू पॉइंट आउट द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड इन द प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि अगर ऑफिशियल सोर्सेज से कोई भी जानकारी आ रही है तो यह माना जाता है कि वह ऑथेंटिक होगी, और अगर ऑथेंटिक नहीं है तो जिस व्यक्ति ने वो जानकारी साझा की है उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आती है, उसकी जवाबदेहिता आती है। इसीलिए यह इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के जितना ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे आप देखिए कि फेक न्यूज जो आज समाज में एक इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो चुनौती के रूप में सामने आया है। मीडिया के समक्ष चुनौती फेक न्यूज की है, पब्लिक के सामने चुनौती फेक न्यूज की है। तो इसको कर्व करने के लिए भारत सरकार ने भी पीआईबी के द्वारा फैक्ट चेक, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा फैक्ट चेकिंग की व्यवस्था की। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो कि भारत सरकार का नोडल एजेंसी है, भारत सरकार की नोडल एजेंसी जो कि सरकार के सभी फैसलों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती है। तो जब फेक न्यूज इस तरीके से इसका प्रचार प्रसार होने लगा तो फैक्ट चेकिंग की आवश्यकता समझ में आई, और फिर तब सरकार ने यह समझा कि इसके कारण तो लोगों के बीच में उपद्रव भी फैलाया जा सकता है, संघर्ष फैलाया जा सकता है। अगर गलत सूचना दे दी जाए सरकार के किसी फैसले को लेकर तो लोगों में आक्रोश व्याप्त हो सकता है। तो फैक्ट चेकिंग इसलिए आवश्यक है, सूचना की तथ्य जांच इसलिए आवश्यक है ताकि समाज में स्थिरता बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, डिसरप्शन ना हो सोसाइटी में। सो फॉर स्टेबिलिटी एंड टू प्रिवेंट कैओस और डिसरप्शन इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट। तो वो भी इतना ही जरूरी है जितना कि इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जरूरी है। अच्छा, अब अगर हम इसके और थोड़ा तह में जाएं तो फेक न्यूज कौन फैलाता है? फेक न्यूज नॉर्मली एंटी सोशल एलिमेंट्स, मिस्चीवियस एलिमेंट्स, जो हम कह सकते हैं कि समाज का, देश का बुरा चाहते हैं, वैसे तत्वों के द्वारा इस तरीके के फेक न्यूज फैलाए जाते हैं। कई बार कॉरपोरेट्स के द्वारा फैलाए जाते हैं, वेस्टेड कमर्शियल इंटरेस्ट के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? फैक्ट चेकिंग का उद्देश्य होता है वैसे लोगों को अनकवर करना, वैसे लोगों का खुलासा करना, पर्दाफाश करना जो कि इस तरीके की गतिविधियों को करते हैं और फिर उनको सजा दिलाना। सो फैक्ट चेकिंग इज ऑल्सो एसेंशियल टू bring the illegal to bring the anti-social elements to account, to bring the mischievous section of society to account। तो उस लिए भी वो आवश्यक होता है। एंड दीज आर पिलर्स ऑफ एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम, और ये सभी जो है एक फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम के स्तंभ हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अब चूंकि एग्जामिन करने की बात थी और हम जब कंक्लूजन में आएंगे तो हम ये कहेंगे कि जानकारी सही और सटीक होना भी उतना ही जरूरी है, और शायद इस बात से ज्यादा जरूरी है कि सूचना तक आसान पहुंच लोगों की हो। सूचना तक आसान पहुंच आवश्यक है, अनिवार्य है लोकतंत्र के लिए, लेकिन उसकी सटीकता उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि सूचना की उपयोगिता, द यूटिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्यूरेसी, है ना, उसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई इट इज एज इंपॉर्टेंट एज इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम अपनी बात को समाप्त यहां पर कर सकते हैं। ठीक है,
अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, डिस्कस द मेजर आइडियाज ऑफ संत कबीर दास एज अ मोरल रिफॉर्मर। एक नैतिक सुधारक के रूप में संत कबीर दास के प्रमुख विचारों की विवेचना कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में लिखना है, 12 मार्क्स का ये आपको क्वेश्चन है। तो मेजर आइडियाज आपको लिखने हैं, प्रमुख विचार लिखने हैं, किनके, संत कबीर दास के, और किस रूप में लेकिन लिखने हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपको, एज ए मोरल रिफॉर्मर। हम जानते हैं कि कबीर का अपना धार्मिक दर्शन भी है, सामाजिक चिंतन भी है, और वह एक बड़े कवि के रूप में, दार्शनिक के रूप में, संत कवि के रूप में, भक्ति संत के रूप में जाने जाते हैं। मध्यकाल के भक्ति संतों में एक महान संत संत कबीर हैं, जिनका बनारस में जन्म हुआ था, और आपको 15वीं शताब्दी का इनका जीवन काल रहा है। तो अब चूंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा है और संत कबीर इतने बड़े नैतिक सुधारक, दार्शनिक और विचारक माने जाते थे, कवि माने जाते थे, और कबीरपंथी आज भी उनके अनुयायी हैं, तो अपेक्षित है कि मोरल रिफॉर्मर्स में से आपको संत कबीर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि प्रश्न में वो सोशल रिफॉर्मर के रूप में उनके मेजर आइडियाज को नहीं पूछा गया है, मोरल रिफॉर्मर के रूप में उनके जो प्रमुख विचार थे उसकी बात की गई है। तो आपको उसी पर अपना ध्यान फोकस करना है, पूरा आपका फोकस संत कबीर एज ए मोरल रिफॉर्मर होना चाहिए। मतलब उनके मोरल आइडियाज क्या क्या थे, इंपॉर्टेंट मोरल आइडियाज क्या क्या थे, उसको आपको आंसर में लिखना है। अब इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन में अब यहां पर आपको क्वेश्चन का पिवट क्या है, क्वेश्चन आपको किस चीज पर टिका है। क्वेश्चन टिका है संत कबीर दास पर। क्वेश्चन का मेन थीम क्या है, संत कबीर दास, एंड कबीर दास एज अ मोरल रिफॉर्मर टू बी मोर प्रिसाइज। तो इंट्रोडक्शन में आप सीधा कबीर दास के इंट्रोडक्शन के साथ, कबीर दास के परिचय के साथ आप बात अपनी शुरू कर सकते हैं कि कबीर दास एक संत कवि थे जो 15वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने अपना अतुलनीय योगदान दिया था। ठीक है, हम इनका इस प्रकार से एक दार्शनिक, एक समाज सुधारक और एक नैतिक चिंतक के रूप में परिचय दे सकते हैं। संत कबीर दास एज ए मोरल रिफॉर्मर के संबंध में जो प्रश्न है, तो अगर हम संत कबीर के मोरल आइडियाज के ही साथ शुरू करना चाहें तो हम वहां से भी शुरू कर सकते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक इन आवर इंट्रोडक्शन। तो संत कबीर के मोरल आइडियाज बेसिकली क्या थे, लव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ट्रुथ और वैराग्य। तो हम इन मोरल आइडियाज का भी उल्लेख करके इंट्रोडक्शन अपना बना सकते हैं। सत्य, अहिंसा, वैश्विक बंधुत्व की बात उन्होंने अपने मोरल आइडियाज के रूप में की, वैराग्य की बात की, है ना, उसके बाद सत्य की बात की, ट्रुथ की बात की। तो हम इंट्रोडक्शन में कबीरदास के विषय में ये अपनी बात को रख सकते हैं। अब सामने आती है बात मेजर आइडियाज ऑफ कबीरदास एज अ मोरल रिफॉर्मर। मेजर आइडियाज ऑफ कबीरदास, मेजर आइडियाज ऑफ कबीरदास एज अ मोरल रिफॉर्मर, नैतिक सुधारक, जो कि व्यक्ति में, समाज में नैतिक सुधार को प्रेरित करे, नैतिक सुधार की भावना जगाए, अपने इतने प्रभावी विचार हों, इतने महत्वपूर्ण विचार हों कि लोगों के अंदर नैतिकता जागृत हो। सो मेजर आइडियाज ऑफ कबीरदास एज अ मोरल रिफॉर्मर। तो सबसे पहले उन्होंने किस चीज की बात की थी, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रुथ, सत्य की उन्होंने बात की थी। और इसमें आप कबीरदास के कुछ दोहों को भी, उनके दोहे होते थे, वो पद लिखते थे, बीजक उनके प्रमुख दोहों का और पदों का संकलन है कबीर का बीजक। तो आप कबीर के दोहे भी ऐसे प्रश्नों में लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, और अंग्रेजी माध्यम से हैं तो इंग्लिश में ही, जो हिंदी के दोहे हैं उसको इंग्लिश में ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रुथ के विषय में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सांच बराबर तप नहीं,
सच के समान कोई तप नहीं है। सत्य सबसे बड़ी तपस्या है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। मतलब उन्होंने कहा कि जिसके हृदय में सत्य है वही हृदय ईश्वर का भी स्थान है, ताके हृदय आप मतलब ईश्वर को कह रहे हैं कि जिसके हृदय में सच्चाई है उसके ही हृदय में ईश्वर का निवास है। तो सच को सबसे बड़ी तपस्या बताया, तप बताया, और झूठ को सबसे बड़ा पाप बताया। तो इनके जो प्रमुख विचार हैं मोरल रिफॉर्मर के रूप में आप लिख सकते हैं कि ट्रूथ एज द हाईएस्ट तप, ट्रूथ एज द हाईएस्ट तप, सबसे बड़ा तप कहा। और झूठ, फॉल्सहुड एज द हाईएस्ट सिन, पाप। इससे क्या बताया है? पाप बताया है। इसीलिए इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति के ही हृदय में ईश्वर का निवास होता है। वैसा ही व्यक्ति डिवाइन कैरेक्टर का या डिवाइन पर्सनालिटी का होता है, और ईश्वर की प्राप्ति एक सच का धारण करने वाले हृदय में ही संभव है। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने क्या की? ये तो सत्य की बात की, सत्य की, ट्रुथ की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें अपने अंदर वैराग्य की भावना लानी चाहिए। हमारे अंदर किस चीज की भावना हो? वैराग्य की भावना हो। हमें किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा जीवन आडंबर से युक्त नहीं होना चाहिए। सो वी शुड लिव लाइफ इन अ सिंपल वे, नॉट टू शोकेस or not to display or not to showcase ourselves, but to have a simplistic life so that we live a life with highest moral standards। तो उन्होंने क्या कहा था कि आशा तृष्णा ना मुई, कह गए संत कबीर, कि आशा भी नहीं मरी, तृष्णा भी नहीं मरी, और ऐसा कबीर कह गए हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके की बात इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसमें आपको कबीर के दोहे भी हैं, अन्य भी दोहे हैं। ठीक है, तो वैराग्य की उन्होंने बात की, वैराग्य की बात की, वैराग्य की बात की। अच्छा, उसके बाद किस चीज की बात की? उन्होंने नैतिकता के जरिए आत्मिक परिवर्तन की बात की, मोरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, कि मनुष्य को अपने आप को कैसे परिवर्तित करना चाहिए और उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। हर दार्शनिक ने अपने अपने विचार में लाइफ के अल्टीमेट ट्रुथ की बात की है, सम्मम बोनम ऑफ लाइफ की बात की है, कि हाईएस्ट अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है। और कबीर दास कहते हैं कि माला फेरत जो मुआ मया गया न मन का छाड़ी दे, मन का फेर, कर का मन का छाड़ी दे, मन का फेर। वो कहते हैं हाथ की जो माला है उसको छोड़ दो, मन की जो माला है उसको फेरो। और मन के माला को फेरने की बात उन्होंने जो की है, यानी कि हमें अपने मन को स्वच्छ करने का जरूरत है। अपने मन में उन सभी सद्गुणों को धारण करके और उसे ही दोहराने की जरूरत है। हाथ के माला की जरूरत तब नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ की बात करते हैं। ओके, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्वयं का परिवर्तन। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ एज अ मोरल एजेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ एज अ मोरल एजेंट। और यही डिवाइन को प्राप्त करने का तरीका है। डिवाइन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो अपने आप में आत्म परिवर्तन करके ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से कबीर के दोहों की सहायता लेते हुए आप कबीर के जो मेजर आइडियाज हैं, मोरल आइडियाज हैं, उनको लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो नॉन वायलेंस की भी बात करते हैं, अहिंसा की भी बात करते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति और व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, इसीलिए किसी के भी प्रति हिंसा करना वो अपने आप में एक बड़ी बुराई है। वो कहते हैं ना कि लोगों के बीच में कोई भेद नहीं है, सब उसी ईश्वर के द्वारा सभी का जन्म होता है, एक ही ईश्वर के द्वारा सभी का जन्म होता है, ऐसा कबीरदास का मानना है। इसीलिए लोगों के बीच में भेदभाव का कोई कारण नहीं है। वो समानता की बात करते थे, न्याय की बात करते थे। तो इन्हें भी हम उन्हें उनके द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इन बातों को लिखते हुए और कबीर के दोहों का इस्तेमाल करते हुए, सहायता लेते हुए अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि कबीर के रूप में एक बड़े दार्शनिक, उत्तर प्रदेश और भारत के एक बड़े दार्शनिक, जिनके अनुयायी आज केवल ना किसी एक धर्म विशेष में, बल्कि जिनके विचारों से
हर धर्म के लोग प्रभावित होते हैं और आने वाली पीढ़ी को जो यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज हैं, जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हैं, उसके लिए हमेशा जागृत करते रहेंगी कबीर की वाणी और जो कबीर के पद और दोहे हैं। इससे लोगों को नैतिक रास्ता हमेशा मिलेगा। तो संक्षेप में हम अपनी बात को कैसे कहेंगे कंक्लूजन में, कि कबीरदास अपने सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों के प्रचार के जरिए आने वाली पीढ़ियों के पथ प्रदर्शक हमेशा बने रहेंगे। तो इस तरीके से हम उनके विचारों को लिख सकते हैं। और चूंकि कबीर के जो विचार थे मानववादी विचार थे, उनके अंदर करुणा थी, उनके अंदर प्रेम था, तो वो उनके विचारों में भी मूलतः झलकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, द गोल ऑफ अ सिविल सर्वेंट, द गोल लक्ष्य, द गोल ऑफ अ सिविल सर्वेंट शुड नॉट बी टू बिकम पॉपुलर, शुड नॉट बी टू बिकम पॉपुलर बट टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। कमेंट करना, यहां पर आपको टिप्पणी करनी है। एक सिविल सेवक का लक्ष्य लोकप्रिय बनना नहीं बल्कि प्रभावी और कुशल बनना होना चाहिए। टिप्पणी कीजिए। आज के समय में बहुत प्रासंगिक प्रश्न है, जहां पर कि हम देखते हैं सिविल सेवकों में ये एक प्रवृत्ति भी होती है और बढ़ती जा रही है, जिसमें कि लोकप्रियता उन्हें ज्यादा आकर्षित करती है और जो उनके मूल कार्य हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते दिखते हैं। सो वी हैव टू comment upon this statement and what should be the introduction, क्या भूमिका हो सकती है in the introduction as the question is on objective of a civil servant। ये किस चीज की बात कर रहा है कि लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक सिविल सेवक का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो क्या हम सिविल सेवक के ब्रॉडर गोल्स के बारे में बात कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में? We can do that. Okay, in the introduction we can start with the broader goals of a civil servant, the broader goals of a civil servant। एक सिविल सर्वेंट के जो लार्जर गोल्स हैं उसकी बात करते हुए हम शुरू कर सकते हैं। तो ब्रॉडर गोल्स क्या है एक सिविल सर्वेंट के? सबसे पहले पब्लिक सर्विस, लोक सेवा, पब्लिक सर्विस करना, पब्लिक सर्विस। उसके बाद अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल अलोंग विथ वन सेल्फ। ओके, पब्लिक सर्विस के साथ क्या उद्देश्य है? वेलफेयर, लोगों का कल्याण होना चाहिए। सेवा एक बड़ा मूल्य है, कल्याण, वेलफेयर ऑफ पीपल, दैट इज ऑल्सो अ हायर वैल्यू। सो पब्लिक सर्विस, वेलफेयर, दीज आर दी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिविल सर्वेंट। एंड किस तरीके से? अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो पब्लिक सर्विस और वेलफेयर जो लार्जर गोल है एक पब्लिक सर्वेंट का, वो किस तरीके से, क्या संविधान के दायरे से बाहर जाकर या एक लोकतंत्र में संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर लोक सेवा और लोक कल्याण ही उसका सबसे उच्चतर उद्देश्य है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, fine। So we laid down the broader goals of a civil servant in the introduction। Now we will come to the statement of the question and we will have we have to comment on it। The goal of a civil servant should not be to become popular but to become effective and efficient। अच्छा, सब हेडिंग बनाएंगे। गोल ऑफ सिविल सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट, इट इज सिविल सर्वेंट। फाइन। So the goal of a civil servant, the goal of a civil servant shouldn't be to become popular, but effective and efficient, प्रभावी और कुशल, effective and efficient। अब इस पे आपको कमेंट करना है, मतलब आपको अपने विचार देने हैं, अपनी राय इस पर रखनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिविल सर्वेंट, अभी जैसे हमने इंट्रोडक्शन में ही बात की कि सिविल सर्वेंट का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। हमने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की क्या बात की है? पब्लिक सर्विस और वेलफेयर, पब्लिक सर्विस और वेलफेयर। ठीक है, ये उसका हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो पब्लिक सर्विस और वेलफेयर हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव है, तो ये तभी पूरा होगा ना जब व्यक्ति इफेक्टिव होगा, जब व्यक्ति एफिशिएंट होगा।
क्या बिना इफेक्टिव और एफिशिएंट हुए पब्लिक सर्विस और वेलफेयर की जा सकेगी सिविल सर्वेंट के द्वारा? संभव नहीं है. सो वी कैन से दैट सिविल सर्वेंट कैन अचीव और फुलफिल हिज और हर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ओनली बाय बिकमिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव. पहली बात तो ये हो गई. दूसरी चीज कि पॉपुलैरिटी. पॉपुलैरिटी क्या करेगी? पॉपुलैरिटी सिविल सर्वेंट को अपने लक्ष्यों से दूर ले जा सकती है, गोल्स से दूर ले जा सकती है. क्यों दूर ले जा सकती है? क्योंकि फिर व्यक्ति का उद्देश्य क्या हो जाएगा? अपनी ज्यादा से ज्यादा चर्चा करवाना, अपने आप को लाइमलाइट में रखना. और जब व्यक्ति लाइमलाइट में अपने आप को रखने का प्रयास करेगा तो वो अपने मूल कार्यों और कर्तव्यों से दूर होता जाएगा. ठीक है ना? या फिर हो सकता है कि वह अपने कार्यों में बहुत विवेक ना लगाए, क्योंकि उसको हर चीज एक बड़े स्केल पर करनी है, हर चीज में उसको अपने आप को लाइमलाइट में रखना है. तो फिर इन दैट कंडीशन अ सिविल सर्वेंट विल बी टेम्प्टेड मोर टू टेक irrational decisions and to make such limelight attracting decisions जहां पर कि वो limelight attract करे. So we can say that the search of popularity or the race to popularity can deviate a civil servant from his or her ultimate goal. हम ये अपनी बात रख सकते हैं. अगर हम उदाहरण के लिए बात करें कि यदि एक सिविल सर्वेंट हर चीज में स्वयं क्रेडिट ले ले, अगर स्वयं क्रेडिट ले लेता हो तो क्या इससे उसके टीम का मोरल बूस्ट होगा? लोकप्रियता चाहने के लिए आप हर चीज का क्रेडिट लेना चाहेंगे. जब क्रेडिट लेना चाहेंगे तो आप अपने टीम मेंबर्स को और उनके जो एफर्ट्स हैं उसको डिनाई करेंगे या बिलिटल करेंगे. सो इन दैट केस विल इट लीड टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम? एंड इफ देयर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग टीम, कैन अ सिविल सर्वेंट अचीव हिज और हर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेलफेयर एंड पब्लिक सर्विस? नो. दैट इज व्हाई सो पॉपुलैरिटी इट इज so the goal should not be to become popular but to effective and efficient. Now the third thing is कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं आज के टाइम पे देखिए सोशल मीडिया पे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत एक्टिव होते हैं. उसमें टेम्पटेशंस भी होती है कि लोग जब आपको एक लीडर के रूप में देख रहे हैं, पीपल फॉलो योर डेली लाइफ, पब्लिक लाइफ, एवरीथिंग इज अंडर पब्लिक गेज, तो वैसे में पॉपुलैरिटी का टेम्पटेशन बढ़ जाता है. ओके तो हम यहाँ पर जो अपनी राय रखेंगे कि सोशल मीडिया पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सिविल सर्वेंट्स को किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए? प्रायोरिटी उनकी क्या होनी चाहिए? द प्रायोरिटी शुड बी पब्लिक इंटरेस्ट. नॉट सेल्फ इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए. सो वी कैन मेक अ कमेंट दैट जो डिजिटल माध्यम है उस पर भी ये बात को ध्यान में रखना जरूरी है. अच्छा, चौथी चीज ये है कि सिविल सर्वेंट का अगर लक्ष्य हो गया पॉपुलैरिटी, तो उसमें क्या होगा? फिर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसके साथ क्लैश होगा. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ क्लैश होने की स्थिति में वहां पर क्या डेवलपमेंट वर्क्स आइडियली हो सकेंगे? क्या डेवलपमेंट वर्क्स के लिए सेम कोऑपरेशन पॉलिटिशियन से मिल सकेगा सिविल सर्वेंट्स को? नहीं मिल सकेगा, क्योंकि वैसे केस में दोनों पॉपुलैरिटी के लिए वाई करेंगे, दोनों पॉपुलैरिटी के लिए आपस में उलझेंगे, टकराव होगा. सो लेकिन अगर कोई सिविल सर्वेंट इफेक्टिव और एफिशिएंट बनने का प्रयास करता है, सो ही और सी कैन हैव मोर कोऑपरेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एज ही और सी बिकम्स मोर रिलायबल एंड इंडिस्पेंसेबल, मोर इंपॉर्टेंट फॉर द डिपार्टमेंट एंड द पब्लिक. सो उस केस में उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? इफेक्टिव और एफिशिएंट बनना होना चाहिए. अच्छा, उसके बाद ये आती है कि जब आप पॉपुलैरिटी के पीछे भागते हैं, जब आपका उद्देश्य पॉपुलर होना है, तो लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं ये इसमें इनका अपना निहित स्वार्थ है, इसमें इनका अपना कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. सो द पर्सन इज लुक्ड अपॉन एज बीइंग लेस सीरियस टुवर्ड्स वर्क्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. लोक प्रशासन के कार्यों के प्रति इनकी गंभीरता कम है, ये अपने आप को ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं. एंड इन दैट केस द वैल्यू ऑफ लीडरशिप इज डिग्रेडेड. तो वहां पे क्या होता है कि जो नेतृत्व का मूल्य है वह कम हो जाता है, उसका ह्रास हो जाता है. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ पब्लिक सर्वेंट or a civil servant, to be specific in this question, it is important for a civil servant to establish himself or herself as a leader, and for that you must bring value
टू द पोजीशन यू ऑक्यूपाई। ठीक है, तो पॉपुलैरिटी से क्या होता है कि जो लीडरशिप की वैल्यू है, लीडरशिप की वैल्यू वो कमजोर हो जाती है, लीडरशिप कमजोर हो जाता है। लेकिन यदि आप इफेक्टिव और एफिशिएंट हैं तो आपके अंदर कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, आपके अंदर वो एक कमांड डेवलप होता है जो कि आप लोगों के मन में जो आपके प्रति एक रिस्पेक्ट है, एक उस चीज का आप कहीं ना कहीं उस रिस्पेक्ट को विन करते हैं। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट for a civil servant to have the goal of not being popular but to be more effective and efficient, okay, in order to command the respect of the people. Okay, fine. So what can be the conclusion? In conclusion we can write that a civil servant is trusted by the public for the government resources, for the public resources. We can write in this manner that a civil servant is trusted by the public for its resources. So he is expected to be efficient and effective in order to meet the requirements of the position. जो उनके ऊपर कर्तव्यों का, जो उनसे कर्तव्यों की आशा की जाती है, उसके लिए उन्हें इफेक्टिव और एफिशिएंट होना आवश्यक है। पॉपुलर होना ये सिविल सर्वेंट के ड्यूटीज का पार्ट नहीं है। सो द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ अ सिविल सर्वेंट शुड बी टू मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड नॉट टू सीक पॉपुलैरिटी। अदरवाइज जो नुकसान होगा उसकी हमने बात की ही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एप्टीट्यूड बिल्ड्स कॉम्पिटेंस। एप्टीट्यूड बिल्ड्स कॉम्पिटेंस बट एम्पैथी बिल्ड्स रिलेशंस। कितना अच्छा प्रश्न है, एम्पैथी बिल्ड्स रिलेशंस। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ अ सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट के ही कंटेक्स्ट में आपको इसको डिस्कस करना है। हिंदी में पढ़ें तो अभिवृत्ति क्षमता का निर्माण करती है। अभिवृत्ति क्या करती है? क्षमता का निर्माण करती है। लेकिन समानुभूति संबंधों का निर्माण करती है, संबंधों का निर्माण करती है। एक सिविल सेवक के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। नाउ यू हैव टू डिस्कस दिस स्टेटमेंट। ओके, यू हैव टू डिस्कस दिस स्टेटमेंट। ठीक है, शुरुआत कहां से करेंगे? इंट्रोडक्शन। सी यू कैन आइडेंटिफाई देयर आर टू वैल्यूज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। दो वैल्यूज को मेंशन किया गया है, एक वैल्यू है एप्टीट्यूड और दूसरा वैल्यू है एम्पैथी। ओके, सो देयर आर टू थिंग्स। सो वी कैन स्टार्ट विथ डिफाइनिंग एप्टीट्यूड एंड एम्पैथी। एप्टीट्यूड और एम्पैथी को हम डिफाइन करते हुए अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। सो वी कैन प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ दीज टू। एक तो बात ये हो गई। अच्छा, नाउ it is always better to define both in a precise way in brief, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आपको इन दोनों टर्म्स का मीनिंग अच्छे से पता है। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, एप्टीट्यूड बिल्ड्स कॉम्पिटेंस। एप्टीट्यूड बिल्ड्स कॉम्पिटेंस। क्वेश्चन आप देखिए कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट to build relations. Okay, it is more important to build relations. So aptitude builds competence, or we can say it is important to build both as well. And empathy builds relations. Empathy builds relations. Empathy builds relations. Achha. Now what is aptitude? What is the meaning of aptitude? We discussed here that we have to start our answer with defining these two. What is aptitude? अभिवृत्ति किसे कहते हैं? एक व्यक्ति में जो प्राकृतिक सहज झुकाव किसी चीज को लेकर होता है, किसी चीज को सीखने को लेकर, किसी चीज को करने को लेकर, किसी चीज को करने की एक जो प्राकृतिक क्षमता किसी व्यक्ति में होती है, एक रुचि होती है, उसी को हम अभिवृत्ति कहते हैं। What is aptitude? It is the natural tendency or capacity of a person towards something. उसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं, उसे ही हम अभिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है जैसे वो बचपन से ही खेलकूद में बहुत प्रवीण है, कोई व्यक्ति हो सकता है जो बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है, कोई व्यक्ति गीत संगीत में होशियार है, नाचने में होशियार है। सो दीज आर द नेचुरल कैपेसिटीज और टेंडेंसीज ऑफ इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स समथिंग, टू डू और परफॉर्म अ टास्क।
है ना। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, सो एप्टीट्यूड इज द नेचुरल टेंडेंसी टू परफॉर्म सम टास्क। ओके, अब ये परफॉर्मेंस की बात है। एंड व्हाट इज एम्पैथी? व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी क्या है? व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी इज फीलिंग द पेन ऑफ अदर्स। समानुभूति यानी समान अनुभूति। जो कष्ट या पीड़ा कोई दूसरा व्यक्ति अनुभव कर रहा है, उसके अनुभव को उसी के समान अनुभव करना। अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है तो उसके कष्ट का आपको भी अगर अनुभव हो रहा हो और आप उसको उस कष्ट की स्थिति से उबारना चाहते या चाहती हो, वो समानुभूति के गुण हैं आप में। सो व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी इज द वैल्यू ऑफ understanding of feeling the pains of others and having the desire to alleviate that pain, उस पेन को दूर करना, और to remove that suffering, उस पीड़ा को दूर करना। तो ये दोनों मिलकर समानुभूति के मूल्य को स्थापित करता है। So hence here we can define that in the introduction. And now coming to aptitude builds competence. Okay, so what is aptitude? It is the natural capacity. It is the natural capacity. It is the natural capacity to do or perform some task. Okay. Now if you have a natural capacity, देखिए गीता में भी बात की गई है कि व्यक्ति को स्वधर्म का पालन करना चाहिए, और स्वधर्म किसके अनुरूप होना चाहिए? स्वभाव के अनुरूप होना चाहिए। मतलब आपके जो नेचुरल डिस्पोजिशंस हैं उसके अनुसार होना चाहिए। यदि आपका स्वभाव बहुत सूरवीर वाला है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको पराक्रम और बल वाले क्षेत्र में जाना चाहिए, जैसे जहां पर सूरवीरता और साहस उस प्रोफेशन का मेन वैल्यू है। ठीक है, जैसे सुरक्षा सेवाओं में, सिक्योरिटी फोर्सेस में आप जा सकते हैं। ठीक, तो नेचुरल कैपेसिटी व्हाट इट डज, इट 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 इनिशिएट्स it initiates just a minute. Okay, so what is natural capacity की हम बात करते हैं? So it initiates the desire to learn more. It initiates the desire to learn more. The desire to लर्न मोर। जब आप में किसी चीज को करने की क्षमता या एक प्रवृत्ति ज्यादा है तो आप उस विषय में ज्यादा जानना चाहेंगे। जब आप ज्यादा जानना चाहेंगे तो इससे क्या होगा? आपका कॉम्पिटेंस बिल्ड होगा, है ना। आपका कॉम्पिटेंस बिल्ड होगा, उस क्षेत्र में आपकी जानकारी ज्यादा होगी। नेचुरल कैपेसिटी इट लीड्स टू मोर प्रैक्टिस। सो यू प्रैक्टिस मोर। अगर किसी व्यक्ति को चेस खेलना पसंद है तो व्यक्ति चेस की प्रैक्टिस ज्यादा करेगा। जितना ज्यादा चेस की प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा कॉम्पिटेंस बिल्डअप होगा। तो सिविल सर्वेंट के भी केस में क्या है कि इफ अ पर्सन इज मोर इनटू पॉलिसी मेकिंग, सो ही और सी वांट्स टू नो मोर अबाउट द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। वो पॉलिसी मेकिंग करने की कला को और ज्यादा बेहतर तरीके से जानना या समझना चाहेगी, है ना। तो इससे कॉम्पिटेंस बिल्ड होगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस को व्यक्ति जानना चाहेगा। तो एप्टीट्यूड क्या होगा? एप्टीट्यूड होने से प्रैक्टिस होगा एक सिविल सर्वेंट में। प्रैक्टिस किस चीज की होगी? बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की होगी। एक्सेलेंस की प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस किस चीज की होगी? एक्सेलेंस अचीव करने की प्रैक्टिस होगी। टाइमलाइंस को मीट करने की प्रैक्टिस होगी। एंड ऑल दीज थिंग्स वुड लीड टू कॉम्पिटेंस। ये सब चीजें कॉम्पिटेंस को लीड करेंगी। अच्छा, नेचुरल कैपेसिटी विल ऑब्वियसली मेक यू अ नेचुरल लीडर। जब आपके अंदर एक प्राकृतिक अभिवृत्ति होती है, क्षमता होती है किसी चीज को बेहतर तरीके से करने की, तो आप उस क्षेत्र में एक स्वाभाविक लीडर बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जब छोटे होते हैं हम, तो कोई छोटा बच्चा अगर पेड़ से फल तोड़ने, आम तोड़ने में ज्यादा प्रवीण है तो आम को तोड़ने के लिए सभी बच्चे उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। वो छोटे से दल का नेता बन जाता है, या बच्ची जो है वो नेता बन जाती है। ठीक उसी तरीके से when you have the natural capacity to do something, you become the leader, and the leader must have competence. The leader must build competence. So a civil servant also having aptitude for public services, having the natural capacity, would work as a leader, and for the purpose of leadership, competence is essential. So this is how aptitude it builds competence. But the question says, question क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको देखिए। But empathy builds relations. अब आपको पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस के लिए क्या केवल एप्टीट्यूड जरूरी है?
एप्टीट्यूड ने तो कॉम्पिटेंस बना दिया, नाउ यू हैव बिकम कॉम्पिटेंट टू सर्व एज ए सिविल सर्वेंट। क्या उतना काफी है? सबसे पहली बात कि आपको किसके साथ लोगों से रिश्ता बनाना है, पब्लिक रिलेशंस। यू हैव टू बिल्ड रिलेशन विद द पब्लिक। एंड हाउ इज दिस पॉसिबल? ओनली विथ एम्पैथी। अगर एक सिविल सर्वेंट में समानुभूति नहीं है, लोगों की पीड़ा की समझ नहीं है, तो कभी जनता का विश्वास उसमें स्थापित हो ही नहीं पाएगा। वो जनता के कभी भी कष्ट को समझ ही नहीं पाएगा व्यक्ति। जब समझ नहीं पाएगा तो कोई भरोसा नहीं जीत पाएगा पब्लिक का। तो पब्लिक रिलेशंस। सेकंड थिंग इज टीम वर्क। टीम वर्क। सो बीइंग अ सिविल सर्वेंट, एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड थ्रू टीम, नथिंग कैन बी अचीव्ड बाय इंडिविजुअल एफर्ट। तो आपको हर चीज को करने के लिए अपने साथ के लोगों को, चाहे आपके कलीग्स हो, सबॉर्डिनेट्स हो, सुपीरियर्स हो, सबको साथ में लेके एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। और टीम की तरह काम करने में आपको हर किसी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो इन दैट प्रोसेस यू बिल्ड रिलेशंस विद द टीम। सो बिल्डिंग रिलेशन विद इन द टीम ऑल्सो, दैट ऑल्सो इज बिल्ट बाय एम्पैथी। वो भी एम्पैथी के ही द्वारा बनता है। अच्छा, तीसरी चीज, ह्यूमन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ह्यूमन सेंट्रिक, और वी कैन से रैदर वैल्यू सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर कि हर किसी के लिए इंक्लूजन की बात हो, समावेशन की बात हो, जहां पर कि पशु पक्षी मनुष्य सभी के हित की बात हो, सभी के साथ संबंध स्थापित करने की बात हो। वी टॉक अबाउट human and animal conflicts, okay? But if we live in harmony, it is required to be empathetic towards the need of all type of living beings, animals, biodiversity. And once a civil servant does that, it builds harmony, and ultimately it builds relations between all components of nature, that is why empathy, it will lead to relationship and harmony with not only public but also components of nature also. As we know that in the present scenario, the environmental sustainability is essential, and for a civil servant it is very important to establish that harmony between different components of environment, okay? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एम्पैथी और क्या करती है? एम्पैथी आपको देखिए, एक सिविल सर्वेंट के कंटेक्स्ट में ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसके बीच भी रिलेशन को डेवलप करती है। ब्यूरोक्रेसी का उद्देश्य क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तक लोगों की बात को पहुंचाना, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिए गए फैसले को फिर लोगों के हित में इंप्लीमेंट करना। सो इफ अ सिविल सर्वेंट इज एम्पैथेटिक, देन ओनली इट कैन कन्वे दी pains and sufferings of people to the political executive and advise them on similar empathetic grounds to work for the public interest. तो इस तरीके से हम अपनी बात को कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड कंपिटेंस को डेवलप करता है, बिल्ड करता है, लेकिन एम्पैथी क्या करती है? वो संबंधों को स्थापित करती है। और केवल कॉम्पिटेंस से सिविल सर्विस के गोल्स अचीव नहीं किए जा सकते। फॉर दैट यू रिक्वायर टू बिल्ड रिलेशंस एंड नेटवर्क्स ऑफ पीपल that can lead to sustainable development of societies for generations. तो इस तरीके से आप अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। What are the major characteristics of a corrupt corporate culture? ये बात आपको कॉर्पोरेट कल्चर की कर रहा है। करप्ट कॉर्पोरेट कल्चर आपके सिलेबस में टॉपिक भी है, ओके? So what are the major characteristics of corrupt corporate culture? Explain with examples. हिंदी में पढ़ते हैं, भ्रष्ट कॉर्पोरेट संस्कृति के प्रमुख लक्षण क्या हैं? प्रमुख लक्षण, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पर उदाहरण के साथ व्याख्या करनी है। Now, as the question is simple, straightforward, and basically it is about कॉर्पोरेट कल्चर, ओके? तो ये पूछ रहा है कि भ्रष्ट कॉर्पोरेट संस्कृति के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर दो तीन तरीके से शुरू कर सकते हैं। एक तो जो सबसे सरल तरीका है कि आप कॉर्पोरेट कल्चर को डिफाइन कीजिए कि कॉर्पोरेट कल्चर हम किसे कहते हैं, या कॉर्पोरेट कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो हम बता सकते हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर कॉर्पोरेट वर्क स्पेसेस में जो
वर्क कल्चर होता है, कॉर्पोरेट वर्क स्पेसेस में जो कल्चर अडॉप्ट किया जाता है वैल्यूज के फॉर्म में, प्रैक्टिसेस के फॉर्म में, बिहेवियर के फॉर्म में, उसे हम कॉर्पोरेट कल्चर कहते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर? वी कैन से प्रोफेशनलिज्म, efficiency, okay, meeting timelines, punctuality. So all these things are components of corporate culture. Fine. Corporate culture is also about merit. Corporate culture क्या होता है? Merit को reward करता है in an ideal standard condition. Okay. Now, पर क्वेश्चन और आप यहाँ पर कोई डेटा या स्टैटिस्टिक्स भी मेंशन कर सकते हैं, डेटा कोई फैक्ट मेंशन कर सकते हैं कॉर्पोरेट कल्चर के रिस्पेक्ट में, है ना. सो वी कैन स्टार्ट इट इन मल्टीपल वेज. कई तरीके से हम अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं. फाइन. नाउ द क्वेश्चन सेज उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए. सो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ करप्ट कॉर्पोरेट कल्चर. मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a corrupt corporate culture. करप्ट कॉर्पोरेट कल्चर के मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं? अच्छा, सबसे पहली बात कि हमने इंट्रोडक्शन में कॉर्पोरेट कल्चर को समझ लिया. करप्ट कॉर्पोरेट कल्चर क्या होगा? ऑब्वियसली जो आइडियल कॉर्पोरेट वैल्यूज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जहां पर एक्सपेक्टेड तरीके से काम ना कर रहे हो, अनएथिकल तरीके से काम कर रहे हो, अपोजिट वे में काम कर रहे हो, उसे हम करप्ट कॉर्पोरेट कल्चर कह सकते हैं. इंट्रोडक्शन में भी आप सीधा करप्ट कॉर्पोरेट कल्चर से भी शुरू कर सकते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ करप्ट कॉर्पोरेट कल्चर? सो द फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक करप्ट कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होगा. हम ये मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट कल्चर में प्रोफेशनलिज्म होता है. तो एक करप्ट कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होगा? लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म होगा. ओके. सो द फर्स्ट थिंग इज, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक इज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म. लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म की कमी होगी. अच्छा, प्रोफेशनलिज्म अपने आप में एक बड़ा वैल्यू लेडन वर्ड है. प्रोफेशनलिज्म का अर्थ होता है जहां पर कि आप पेशेवर तरीके से कार्य करते हैं, अपने पेशे के लिए जो आवश्यक मूल्य हैं, व्यवहार हैं, उसका आचरण करते हुए कार्य करते हैं. सो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म. एंड वी कैन गिव एग्जांपल. इज इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ सिविल सर्वेंट? लेट अस सी. ओके, सो इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. फाइन. चूंकि हम करप्ट कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहे हैं, तो कई बार सिविल सर्वेंट से भी इंटरैक्शंस और इन सभी चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फाइन. सो द मेजर कैरेक्टरिस्टिक वुड बी लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म. जैसे हम बात करें, फॉर एग्जांपल डिले इन ऑडिट रिपोर्ट्स. जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं कंपनियों की, कॉर्पोरेट्स की, उसमें अगर डिले हो, इन्वेस्टर्स को पता न चल सके कि कंपनी का जो एक्चुअल मुनाफा है वो क्या है, कहाँ पर नुकसान हुआ है, किस वजह से नुकसान हुआ है. सो डिलेइंग willingly the release of audit reports can be taken as an example of lack of professionalism in corporate culture. Okay. The second thing is favoritism, nepotism. कॉर्पोरेट संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो मान के चलते हैं कि वहां पर मेरिट को प्राथमिकता दी जाती है, मेरिट को सपोर्ट किया जाता है. कॉर्पोरेट कल्चर बिल्ड्स इटसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट एंड स्किल्स, ऑन कॉम्पिटेंस. ओके. बट इफ देयर इज अ करप्ट कॉर्पोरेट कल्चर, सो व्हाट वुड बी इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक? देयर वुड बी फेवरिटिज्म. सो पीपल विल बी फेवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, देयर रेस, कलर, कास्ट, सेक्स. ओके. एंड रिलीजन. नेपोटिज्म, जहां पर कि टैलेंट को बढ़ावा न देते हुए लोगों के रिश्तों और संबंधों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए. तो वैसे कॉर्पोरेट्स में जहां आप देखें कि अपने ही परिवार के लोगों के हितों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती हो, भाई भतीजावाद हो, हम उसे करप्ट कॉर्पोरेट कल्चर कह सकते हैं. हम ये देखते हैं कि जो बड़े कॉर्पोरेट घराने होते हैं, आमतौर पर वहां पर जो कॉर्पोरेट हेड्स हैं वो अपने ही परिवार के लोगों को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं. बट if you see that a healthy corporate culture is when the corporate is managed by people who are talented rather than they belong to a particular corporate leader. तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है. अच्छा,
तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि a corporate culture is expected to behave in a sustainable manner, in a resilient manner. So if a corporate space is unsustainable, okay, not environment friendly, not resilient, not adaptive, so we can say that it is a characteristic of a corrupt corporate culture. Okay, so we can write here that unsustainable. Okay, for example, अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, सो हायरिंग फॉसिल फ्यूल ड्रिवन व्हीकल्स फॉर एम्प्लॉयज, है ना, एम्प्लॉयज। अच्छा, या फिर हम उदाहरण में कह सकते हैं कि एनर्जी इंटेंसिव ऑपरेशंस, सो एनर्जी इंटेंसिव ऑपरेशंस, जहां पर कि एनर्जी इंटेंसिव ऑपरेशंस हो। ओके, नाउ द फोर्थ थिंग इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जहां पर पारदर्शिता और जवाबदेहिता की कमी हो, तो उसे हम एक करप्ट कॉरपोरेट कल्चर के मेजर कैरेक्टरिस्टिक के रूप में बता सकते हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो द कॉर्पोरेट एंटिटीज दे ऑल्सो हाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक। आपने देखा होगा कि कई बैंक दिवालिया हो गए, लेकिन उस समय तक लोगों को जानकारी नहीं है। कई फर्म्स दिवालिया हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स को पता नहीं चलता। सो व्हेन दे विथहोल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, इट इज इन फैक्ट अ करप्ट कॉर्पोरेट culture, a major characteristic of corrupt corporate culture. Now, you can mention a number of things like nexus with criminal elements, nexus with, politicians with vested interest, bureaucrats with vested interest. So nexus is also a major characteristic of a corrupt corporate culture. You have nexus. At the same time, we can write profitability at the cost of public interest, हम जानते हैं कि कई ऐसी सारी फूड प्रोडक्ट्स की कंपनियां होती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स में ह्यूमन के लिए हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं और उन्हें इस प्रकार से अट्रैक्टिव तरीके से प्रचार करके बेचती हैं जैसे वो खाने से कितना न्यूट्रिशन लोगों को मिलता हो। तो ये एक करप्ट कॉर्पोरेट कल्चर का इंडिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, so profitability at the cost of public interest. So you can write a number of major characteristics, but these are the important ones. Fine. And now how we can conclude this question answer? We can write that okay, so first of all let us talk about the approach of the conclusion. Conclusion में हम क्या एक approach रखेंगे? Approach हमारा ये होना चाहिए कि अगर इन समस्याओं की बात की गई है तो इन समस्याओं के सुधार की भी बात की जाए। अब सुधार की बात में हम सजेशन दे सकते हैं अपने आंसर में। सो टू इम्प्रूव द कॉर्पोरेट कल्चर, अबाइडिंग बाय द कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स और द कोड ऑफ एथिक्स, वी नो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सिटीजन चार्टर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। सिटीजन चार्टर की हमने बात की है। तो इन चीज़ों को अडॉप्ट करके हम कॉर्पोरेट कल्चर को मजबूत बना सकते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर को सुधार सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द टुडेज वीडियो। सो उसके बाद आगे के जो प्रश्न हैं इस टेस्ट के, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी का इस वीडियो से, इस कक्षा से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।